अस्सलाम वालेकुम अहबाब। बानो कुचिया साहिबा का एक अफ़साना सुनिए और ये अफ़साना उनके अफ़सानवी मजमूए दूसरा दरवाज़ा में शामिल है। और इस अफ़साने का उन्वान है खाना जंगी। जिस तरह कोई जुलाहा कपड़ा बुनकर तर पर लपेटता है, ऐसे ही आज रिटायर्ड होकर मैं अफ़ करती अपने करियर की ज़िंदगी को लपेट रही हूँ। अभी अभी प्रिंसिपल लॉज से मेरे ड्राइंग रूम का सामान सुजुकी वैन में गया है। बड़े सलीके से कॉलेज के मुलाजमों ने मेरे कालीन लपेटे और उन्हें वैन में धरा। मेरे दिल में इस कॉलेज को छोड़ने और प्रिंसिपल लॉज से निकलने का बड़ा दुख है। मेरी आरज़ू थी कि मुझे तोसी मिल जाए। मैंने पूरे 20 बरस इस कॉलेज को अपने तौर पर बनाने और बिगाड़ने में सर्फ किए। जब मैं यहाँ आई थी तो कॉलेज के मुलाजमीन फुर्तीले और डरपोक थे। लड़कियाँ मेरिट पर दाखिल होती थीं, इम्तहानों में बूटी चलती थी न धौंस। सारी लड़कियाँ यूनिफॉर्म पहनती थीं, कभी किसी लड़की ने लिपस्टिक इस्तेमाल करने की जरूरत न की थी। प्रोफेसरें अपनी नौकरी और नेकनामी के खौफ से खूब पढ़ाती थी, डिसिप्लिन का भी कोई मसला न था। रफ्ता रफ्ता बड़ी तब्दीलियां आ गईं और इन तब्दीलियों का इल्ज़ाम मैंने बहुत से अवामिल पर धर दिया, लेकिन अपने पर आँच ना आने दी। आमतौर पर मैं इसी तरह सोचती हूँ। कल शाम फेयरवेल पार्टी थी। प्रोफेसरों ने और फोर्थ ईयर की लड़कियों के साथ मिलकर मुझे ज़र सफ़ेद के मलमल से मड़ी एक बड़ी सी प्लेट भी तोहफे में दी, जिस पर मेरी ज़ात और अहलियत और का एतराफ़ कुंदा है। लेकिन मुझे इल्म है मलमा तले एक सादा धात की प्लेट है। कुछ सीनियर लड़कियां सपासनामों के दौरान पिछली कतार में ठी ठी हंसती रहीं और मुझे शक गुजरा जैसे वे मुझसे मजाक कर रही हों। कुछ प्रोफेसरों ने अभी से नई प्रिंसिपल की वेलकम पार्टी का प्रोग्राम बनाना भी शुरू कर दिया है और वो मेरे सामान को खस कम जहां पाक की नज़रों से जाता हुआ देख रही हैं। इसी पार्टी के दौरान मेरे पास एक छोटा सा तोहफा लेकर वो लड़की आई जिसकी आंखें नीली थी और जिसकी शक्ल अमेरिका के सदर बुश से मिलती जुलती थी। मैडम, वो तोहफा मेरी जानिब हिचकिचाकर बढ़ाते हुए बोली, थैंक यू। मैंने तोहफे का बंद पैकेट वसूल करते हुए कहा, मैडम मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ पूछो, ज़रूर पूछो। मैडम आप माइंड तो नहीं करेंगी? मेरे अब्बू कहते हैं कि आपने एजुकेशन के लिए इतना काम किया कि आप नेशनल हीरोज़ में शुमार होती हैं, फिर आप हिस्ट्री भी पढ़ाती हैं। हम आपसे ही तो पूछ सकते हैं। वो कुछ सरासीमा सी होकर बोलती गई, नहीं भाई नर्वस होने की कोई बात नहीं, ज़रूर पूछो। जी, तारीख़ में बुश हीरो माना जाएगा या कि सद्दाम हुसैन? पहले तो मुझे सद्दाम से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन जब से वो हार गया और जूँ जूँ वक्त गुजर रहा है इस हीरोवरशिप में कमी आ रही है। मैडम इस बात का मुझे दुख है। मुझे यूँ लगता है जैसे मैं बड़ी बेवफा हूँ। कभी कभी रात को मुझे बड़ा रोना आता है। हीरो विलन बन जाए तो रोना तो आता है ना। उस नीली आंखों वाली बुश सूरत लड़की के सवाल का जवाब मुझसे बंद नहीं पड़ा। मैं तारीख़ की प्रोफेसर रही हूँ, मुझे पलट कर देखने की आदत है। अब मैं सोचती हूँ शायद वाक़यात वो ना हो जो मैं पढ़ाती रही हूँ। शायद तारीख़ ने हार जीत के तराजू ही को इस्तेमाल करके हीरो विलन की छाप तैयार की हो सकता है कि हीरो कोई और हो और वक्त ने शोहरत का ताज किसी और के सर पर पहना दिया हो। रिपोर्टिंग का फ़न हमेशा से ही ऐसा रहा है। इसमें हतमी और असली सच्चाई की तलाश बेसूद है। जिस दिन मेरा सामान शिफ्ट हो रहा है वो शहर के एक साहिब इक़्तिदार सियासी जोड़ तोड़ वाले अच्छे नेक दिल इंसान की है। इसकी बेटी को मैंने मैरिड ना होने के बावजूद दाखिल कर लिया था। मेरे कॉलेज में वो 4 साल ज़ेरे तालीम रही। कल शाम जब वो सामान शिफ्ट करने के लिए मदद की पेशकश करने आया तो इस लम्हे में मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि मार्केट से अगर 2-3 महीने किराए पर लूँ तो किस कदर खर्च उठेगा। ये सियासी आदमी बड़ी कुशादा मुस्कुराहट का मालिक और किसी का एहसान भूल जाने में से खासी देर लगती है। मैडम मैंने सुना है आप रिटायर्ड हो गई हैं। आपने शाह साहब बिल्कुल ठीक सुना है। और मैंने ये भी सुना है आप रिटायर होने से पहले छुट्टी पर जा रही हैं, लॉन्ग लीव पर। मैडम ये भी आपने ठीक सुना है शाह साहब, लंबी छुट्टी ड्यू थी। मैंने सोचा रिटायरमेंट से पहले एक साल एंजॉय करूं पूरी तनख्वाह पर। शाह साहब हैसियत वाला है, वो फुसफुसे रिटायर खाली खोली और बगैर जहद के लोगों को लांग कर गुजर जाने का आदि। इसने कहा, लेकिन आपको तो बड़ी आसानी से तोसी मिल सकती है। अगर कोई रुकावट हो तो मैं हाजिर हूँ। एजुकेशन का मिनिस्टर तो मेरी जेब में है, हमारी पार्टी का आदमी है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने खासा काम कर लिया है। नहीं मैडम, कौम को आपकी बड़ी ज़रूरत है, आप मुझे सिर्फ इशारा कर दें। कौम की ज़रूरतों को जानते हुए मैंने अपना फ़ैसला बदला नहीं। मैं बरामदे में बैठी हूँ, सामने गुलमहर के दरख्त पर नारंगी शगुफ़े खिले हैं। जब भी वैन मेरी गुलबर्ग वाली कोठी में सामान उतार कर आती है उसी दरख्त के पास आकर रुकती है। सोचती हूँ शाह साहब को कैसे बताया जाए कि जब मुझे कौम की ज़रूरत नहीं तो फिर कौम को मेरी ज़रूरत कैसे हो सकती है। वैसे अगर तोसी मिल जाती तो मुझे बहुत खुशी भी होती, लेकिन क्या किया जाए कि कुछ फ़ैसले अचानक हो जाते हैं। ऐसे क्यों है? लेकिन है। मुझे अपना नुकसान कर इस पर पछताने, रोने और बार बार अपने नुकसान की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से बड़ा सुकून मिलता है। ये खासियत मेरी शख्सियत का कार्नर स्टोन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर हर इंसान किसी न किसी रोल से मोहब्बत करता है। कुछ लोग अपने से इस दर्द अच्छा ही वाबस्ता कर लेते हैं कि फिर उन्हें ज़िंदगी यूँ गुजारना पड़ी जैसे धागा सुई के नाके से गुजरता है। वो अपने खुद साख्ता तस्वुर से ज़रा भी इधर उधर नहीं हो सकते। मेरा जी चाहता है कि मैं दूसरों के हाथों शहीद हो जाऊँ और मेरी बर्बादी पर आला ज़रफ़ी पर आंसू बहाएं। इसीलिए मैं नफ़े के सौदे नहीं कर सकती। कामयाब इंसान से लोगों की हमदर्दी कम हो जाती है। शायद इसीलिए मुझे कामयाब होने का शौक़ नहीं रहा। वैन आ जा रही है, कभी खाली होती है, कभी सामान से भर जाती है। अब जबकि प्रिंसिपल आज तकरीबन खाली हो चुका है, मैं अपनी ज़िंदगी के चीदा चीदा वाक़यात
को कांधा देकर रुखसत कर रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही कि सद्दाम हुसैन हीरो है कि विलन। वो तमाम लोग जिन्हें मैंने खुदगर्ज जानकर कालीन की तरह लपेट दिया, शायद खुदगर्ज ना थे। इंसान की सोच, नज़र, एहसास, ज़ाब्ते कुछ भी तो इस कदर कामिल नहीं कि वो कभी किसी मुकम्मल नतीजे पर पहुँच सके। क्या वाकई मैं अपनी ज़िंदगी की बर्बादी का इल्ज़ाम किसी पर रख सकती हूँ? पूरे 20 बरस तक मेरा ये ख्याल पुख्ता रहा कि जवाद खुदगर्ज, बेईमान और बेवफा और बुज़दिल था, लेकिन हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते हीरो और विलन की शनाख्त परेड में ज़ोर शोर से मुक्के बजाकर शमूलियत करते हुए रिटायरमेंट से साल भर पहले मैं इस नतीजे पर बाद नखास्ता पहुँची हूँ कि हो सकता है जवाद विलन ना हो और फौलाद और की टोपी और लोहे की वो जंजीर जो मैंने पिछले 20 बरस इससे पहनाए रखी वो जायज़ न थी। जवाद कानों का कच्चा भूँ भड़क आदमी था। इसका मन भारी होता तो ऐसी चुप लग जाती जिसे कोई तोड़ ना सकता। दराज कद, गोरा चिटा, अपने वजूद में मुब्तला रहने वाला शख्स बज़ाहिर यूँ लगता इसे किसी किस्म का हैंगओवर या कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन अंदर से वो ज़्यादा पुरुमीद नहीं था। कभी कभी यूं ही ढेरी ढा देता, फिर उसे उभारना, बुलाना, दिल की बात निकलवा सकना आसान ना रहता। इसकी सारी खूबियों खराबियों को जानने के बावजूद मैं आज तक ये फैसला नहीं कर पाई कि उसे मुझसे मोहब्बत थी कि नफ़रत, या यूँ समझिए कि क्या वो मोहब्बत करने का अहल भी था। और गौर से सोचिए तो सवाल उठता है कि क्या वाकई इसने मुझसे बेवफाई की? आहिस्ता आहिस्ता तारीख का मजमून पढ़ाते पढ़ाते ये सवाल अब मुझे अपने आप से भी पूछना पड़ता है, क्या वाकई मुझे जवाब से सिर्फ मोहब्बत थी, या मैं कहीं किसी नया खाने में से नीचे दिखाकर कमतर भी साबित करना चाहती थी? मैं घूम फिर कर ऐसे ही इल्ज़ाम देती आई हूँ, कभी कभी आधी रात को जाग कर मैं अपने आप से भी पूछना चाहती हूँ कि तुमने 20 साल जो शोर मचा रखा है कि जवाब ने तुम्हें तबाह कर दिया, लम्हा भर को सोचो, क्या तुम मोहब्बत करने की अहल थी? क्या तुम्हें वो खूबी थी जो शटलकॉक बुड़के की मारे महबूब के अच्छे बुरे सबको ढांप लेती है? अज़ल से मर्द का मसला मोहब्बत है, लेकिन औरत के तमाम मसले शादी से जन्म लेते हैं और शादी पर ही ख़त्म होते हैं। आज से 30 बरस पहले जवाद की डॉक्टर अम्मी हमारी पड़ोसन बनी। पाकिस्तान बनाने वाली नस्ल की तरह डॉक्टर अम्मी बड़े अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ सफ़र करने के दौरान अपना इंजीनियर शौहर गंवाया था और वो किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। इनकी सारी ज़िंदगी का पैटर्न अपने आप को नुकसान से महफूज करने की फ़िलासफ़ी से बना था। इसीलिए वो जवाद के मामले में बड़ा ही काबिज़ाना रवैया रखती थी। कहाँ गए थे, किससे मिले थे, पॉकेट मनी तो ज़ाया नहीं हो गई, वक्त तो रायगा नहीं गुजारते, नींद पूरी होती है, भूख क्यों कम लगती है, कौन कौन दोस्त है और किस से नुकसान का एहतमाल है, पढ़ाई कैसी जा रही है, क्या ऐसे मशागल तो इख्तियार नहीं कर रखे जिनसे पढ़ाई का हर्ज होने का खदशा है, जूते कपड़े पुराने हो जाते, अलमारियों में ठुसे रहते, इस्तेमाल के काबिल भी ना होते तो भी डॉक्टर अम्मी उन्हें बांटने का मशवरा ना देती कि देखिए कभी ज़रूरत पड़ जाती है। पता नहीं वक्त में कैसे आगे बढ़े जा रही थी। हालांकि हर गुजरे लम्हे को भी अगर वो लाकर में रख सकती तो ज़रूर रखती। हिफाजती तदाबीर से इतनी पुर और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला औरत मैंने कभी नहीं देखी। अगलौता जवाद अपनी माँ को ततु थम्बू करके हर वक्त यकीन दिलाता रहता कि इंजीनियर अबू के मरने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अभी जवाद बाकी, उसकी इससे आइंदा ज़िंदगी की खुशियाँ वाबस्ता की जा सकती हैं। पलट पलट कर माजी के तजुर्बात को देखने वाला शख्स खौफ का शिकार हो जाता है और हमेशा मुस्तकबिल में झांकने वाले को पुरुमीद ख्वाबों का आर्जा पकड़ लेता है। डॉक्टर अम्मी माजी का शिकार थी और जवाद मुस्तकबिल में बना लेता था। एक ही घर में दोस्त देखने वालों की वजह से अजीब किस्म की घुटन, बंदिश, आसूदगी और रस्साकशी की फ़िज़ा बिखरी रहती। इसलिए जब वो आपस में बोलते तो आखिर में इनका झगड़ा हो जाता। जो ही बदज़बानी होती, डॉक्टर अम्मी और जवाद दोनों ही एहसास जुर्म का शिकार हो जाते। फिर वो मजरूह सूरत थके थके शर्मिंदा कई दिन बेआसरा फिरते। ये गोर गढ़ा ऐसा था जिससे वो दोनों छूट ना पाते। इसको और आगे बढ़ाना या मुसरतों और खुशियों के हवाले से भरना इनके लिए मुमकिन ना था। शायद इसीलिए जवाद में आहिस्ता आहिस्ता वो खूबी या ख़राबी पैदा हुई जिसे अंदर की चुप कहते हैं और किसी कीमत पर भी दिल की बात किसी से नहीं कर सकता था। इसी वक्त मैंने ताज़ा एमए हिस्ट्री किया था और जवाद के एफएससी के इम्तहान होने वाले थे। वो मुझसे करीबन 4 साल छोटा था और हमारे घर में इसके आने जाने से कोई खतरे की घंटी बजती ना कोई इसका नोटिस लेता। वो एक रोज़ तो बड़ी झिझक के साथ दरवाजे में ही खड़ा खड़ा बातें करता रहता और दूसरे दिन बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अंदर बाची खाने में जाकर मेरी अम्मी को खाला खाला कहकर लाड करने लगता। दुबला पतला, दराज कद, गोरा चिट्टा, जिसके गले की घंटी खासी बाहर को निकली हुई थी। एक रोज़ जब मैं अपनी नौकरी के लिए अखबार में इश्तिहार देख रही थी, वो मोटरसाइकिल पर वारिद हुआ। पता नहीं घर वाले सारे कहाँ थे। हम दोनों बरामदे की सीढ़ियों पर ही बैठकर बातें करने लगे। ऐसे मुझसे ऐसे हरगिज़ कोई ख़तरा ना था, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बलूगच आशना समझती थी और चूंकि उसने एक अरसे से हजामत नहीं बनवाई थी, इसलिए मुझे वो वैसे भी अपील नहीं कर रहा था। बाल क्यों नहीं कटवाते जवाद, मैंने पता नहीं क्यों कहा। लो जी, अब आप भी अम्मी बन गई, अच्छे तो नहीं लग रहे हो इस सूलिये में। वो सर पर हाथ पड़ते हुए लजाजत से बोला, आपको कभी मैं अच्छा भी लगता हूँ? मुझे इस जुमले की उम्मीद न थी। एक फूल मारकर उसने मुझे लखड़ा दिया। मैंने कहा, मैंने माना तुम्हारे इम्तिहान है, लेकिन इसके ये माने नहीं कि तुम बिल्कुल ही मजनू बन जाओ। कपड़े तुम बदलते नहीं, नहाना तुमने छोड़ दिया है। बस बस अम्मी जान, बस। वो मैं चुप हो गई। वो ज़रा मेरे करीब आ गया। ये बात नहीं थी। कभी आपने सोचा कि जवाद को इम्तहानों के अलावा भी कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, यानी ज़ाती किस्म का, जो किसी को बताना मुश्किल है तुम्हें? गालिबन आप अपने सिवा किसी और के मुतालिक कभी नहीं सोचती, इसीलिए तो आप में इतना एतमाद है। मैं हंसने लगी। मेरे अंदर खतरे की घंटी बजी। खासी देर हंसने के बाद जब मैं चुप हुई तो वो बोला, हंस लिया? हाँ काफ़ी, हाँ काफ़ी हंस लिया। एक लंबा खामोशी का वक्फा गुजरा, उसमें सिर्फ एक से भंवरी की आवाज़ गूंजती रही जो इसकी मोटरसाइकिल के इर्द गिर्द घूम रहा था। अब और हंसाऊं? तुम्हें हुआ क्या है?
जो बात अब मैं करने लगा हूँ उस पर आप और दिल खोलकर हंस सकती हैं। अच्छा तो कोशिश करो, मैंने गैर संजीदा अंदाज में जवाब दिया। बात यह है कि मुझे इस वक्त पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम आप हैं। आप मुझे पढ़ने देती हैं, ना हजामत बनाने देती हैं, ना नहाने देती हैं, ना कपड़े तब्दील करने देती हैं। ऐसा हुआ जैसे मेरा पाँव फिसल गया हो। मैं जवाब, हंस लें, जी खोल कर हंस लें। मगर मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। आज से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मोहब्बत होती क्या है। इस पता चल जाने के बाद गालिबन सारी उम्र मोहब्बत इसका मसला रही। अजीब बात यह कि जवाद ने सिर्फ एतराफ़ मोहब्बत किया था, मेरे साथ हमेशा ज़िंदगी बसर करने की आरज़ू की थी, ना इश्तियाक ज़ाहिर किया था। इसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की थी कि वो मेरे साथ घर बसाना चाहता है। लेकिन इसके इज़हार मोहब्बत के साथ ही मेरे अंदर पहली बार शादी का तसव्वुर जागा, और इसके बाद सारी उम्र मेरा बुनियादी मसला शादी ही रहा। जब पहले पहले मुझे इसका और उसे मेरा शऊर हुआ, मैं अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। घर के हर आईने में मेरा अक्स, घर वालों की आंखों में मेरी छवि थी। मैं इन सांवली सलूनी महबूबाओं में सी जिन्हें हर कान को अपनी सुनाने की फ़िक्र, हर ज़बान से अपना जिक्र सुनने का लपका होता है। मेरे कानों में शहद घुलकर जवाद कई दिन हमारे घर नहीं आया। शायद वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा था। डॉक्टर अमीन ने अस्पताल से छुट्टी ले ली थी। वो ज़ोर शोर से उसके इम्तहानों की तैयारियां करवाने में मशगूल थी। दो एक बार मैं ऐसे ही इनके घर गई तो डॉक्टर अम्मी मुझे बड़ी सर्द मोहरी से मिली, जिस तरह वो अपने शफायाब मरीजों से मिलने की आदि थी। आखिरी पर्चे के बाद में वो मोटरसाइकिल हमारे यहाँ आया। उसने हजामत बनवा रखी थी और सफ़ेद शलवार कमीज़ में किसी जागीरदार के बच्चों की तरह अमीर अमीर सा लग रहा था। हम दोनों इस रोज़ भी सीढ़ियों पर बैठ गए। कहीं से फिर एक से अब हमरा आकर मोटरसाइकिल की गिर चक्कर लगाने लगा। पर्चे कैसे हुए, मैंने पूछा। बहुत अच्छे। स्कॉलरशिप ना भी मिला तो फर्स्ट डिवीज़न तो ज़रूर आएगी, और दाखिला यूँ मिलेगा यूँ, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुबारक हो। जब दाखिला होगा, इंजीनियर बनोगे तो हमें भूल जाओगे ना। आपको कौन भूल सकता है। वो संजीदगी से देखने लगा। सब भूल जाते हैं, ये फितरी बातें। वो जज्बाती हो गया। हाँ फितरी तो है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नेचुरल नॉर्मल इंसान भी नहीं। सभी कहते हैं सबको अपने मुताले की ही ज़म होता है। पता नहीं क्यों मैं उसे इतने दिन गैर हाजिर रहने की कोई कड़ी सज़ा देना चाहती थी, लेकिन मुझे यूँ लगता था जैसे इसने बेकरारी न दिखाकर मेरी बेइज्जती की थी। अगर आप इंजीनियर बने तक मेरा इंतज़ार कर लें तो मैं साबित कर दूंगा, उसने कहा। मैंने स्लीपर से करीब आए भंवरे पर एक वार किया, लेकिन वो जूम करके फ़िज़ा में गुम हो गया। लो भला इतनी देर कौन मुझे इंतज़ार करने देगा। वैसे भी अम्मी का ख्याल है कि मैं ओवर एज हो रही हूँ। इसका चेहरा लटक गया। आप बगावत नहीं कर सकती। बड़ी देर के बाद ज़ेरे लब इसने कहा, मेरे लिए नहीं। मैंने लफ्ज़ों की जंग कभी नहीं हारी। शाफी जवाब देकर मुझे लगता है जैसे मैंने अपनी जहानत की बर्तरी का सबूत पेश कर दिया हो। क्या तुम बगावत नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं वो कैसे। जवाब बोला, अगर अब तुम्हारी मेरी मंगनी हो जाए तो फिर मेरे वालिदैन मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। मेरी अम्मी कभी नहीं मानेंगी। जब तक मैं इंजीनियर ना बना वो ऐसी कोई बात ना सुनेंगी, और मेरे माँ बाप ये बात सुन लेंगे जिनका अभी से ये ख्याल था कि मैं पढ़ कर बुढ़ी हो रही हूँ। चलो सब कुछ भूल जाओ। 4 साल बड़ी लड़की वैसे भी खारिज अज बहस है। मैं बेसीनियों से उड़ गई। वरना फिर से कहीं आकर मोटरसाइकिल के चक्कर लगाने लगा। मुझे लगा वो लाजवाब होकर मुझसे हार गया। मैं उठकर अंदर चली गई। बड़ी देर बाद वो बरामदे में बैठा मेरे तीनों छोटे भाइयों से बातें करता, लेकिन मैं फिर बरामदे में नहीं गई। ये उकता देने वाली फुर्सत के दिन थे। अखबारों से इश्तहारात काटना, नावल पढ़ना, भाइयों से उलझना, अम्मा से बहसें करना मेरा मामूल था। इस दिन के बाद से जवाद ने कभी इज़हार मोहब्बत के ना अलहदगी में मुझसे बात करने की कोशिश की। मैं अंदर ही अंदर नौकरी तलाश करने की फ़िक्र में थी। मेरा ख्याल था किस तरह अम्मा अब्बा का मुझ पर दबाव कम हो जाएगा, लेकिन अम्मा छोटे शहर की छोटी सोच वाली माँ थी। इनका ख्याल था कि जो उम्र बढ़ती है मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते। इस वक्त इनके पास 3 बर थे, जिनमें से किसी एक के साथ मुझे ब्याह कर अपना बोझ हल्का करना चाहती थी। एक डॉक्टर था जिसकी बीवी 4 साल से रूठ कर घर बैठी हुई थी। एक बर्मिंघम में रहता था, उसकी सिर्फ तस्वीर माँ के पास थी। रिश्ता कराने वाली खाला का असरार था कि वो वहाँ बिजनेस करता है, जबकि मुझे यकीन था वो संडे मार्केट लगाता होगा, चंद दिन लोगों के साथ घर शेयर करके दिन गुजार रहा होगा। तीसरा घर का देखा वाला निकट्टू रिश्ता था। उसे ज़्यादा खाने और सोने की आदत थी। हंसता तो हंसता चला जाता। इन तीनों में से किसी को पसंद करके मुझे अम्मा को यकीन दिलाना था कि मैं कुफरान नेमत नहीं कर रही, और अल्लाह ने ये रिश्ते भेजकर मुझ पर खुसूसी करम किया। अब्बा मुख्तलिफ थे। वो मुझे दुनिया की खूबसूरत तरीन, बहुत ज़हीन और बेहद महज़ब लड़की समझते थे। वो मुझे नौकरी करता तो देख सकते थे, बेजोर शादी में जुता हुआ नहीं देखना चाहते थे। अब्बा के लाड प्यार ने ही मुझ में ऐसी खुदएतमादी पैदा कर दी, जिसके बाद में सर्विस के दौरान मेरी बहुत मदद की। गुफ्तगू की जंग कभी हारने नहीं दी। मेरी शादी माँ के सरार के बावजूद ना हो सकी, लेकिन अब्बा की दुआओं के तुफैल मुझे नौकरी मिल गई। जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में घर वापस आई तो पता चला डॉक्टर अम्मी अपना जवाद बगल में दाब कर लाहौर चली गई हैं, जहाँ जवाद को इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। एक तरह से मैंने भी सुख का सांस लिया और अपने प्रोफेशन की को ज़िंदगी समझने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मैं वाकई ओवर एज हो गई हूँ। मेरी शादी नहीं हो सकती। पता नहीं कैसे बहुत से बरस गुजर गए। अम्मा ने मुझे अब कुछ कहना छोड़ दिया था। वो अपने तीनों बेटियों के मुस्तकबिल को संवारने में मशगूल रहती। क्रिसमस की छुट्टियां थी। मैं घर आई हुई थी। अचानक एक शाम जवाद अपनी डॉक्टर अम्मी को लेकर वारिद हो गया। डॉक्टर अम्मी ने बाकायदा मेरी वालदा से मेरा रिश्ता मांगा, लेकिन इनके रवैये से साफ जाहिर था कि वो लाडले बेटे की मनमानी के आगे सर झुका रही हैं। शायद इसकी एक वजह यह भी होगी कि जवाद को अमेरिका में नौकरी मिल गई थी, वैसे तनहा वहाँ भेजना न चाहती थी। कहीं और शादी करने पर जवाद रजामंद ना हुआ। जवाद गो उम्र में मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन बाप की जायदाद के मुकदमे अपनी
नो याफ्ता सर्विस लाहौर की ज़िंदगी की वजह से मुझसे बड़ा बड़ा ही नज़र आया, बल्कि कुछ बालिग नज़र और अलग सोच का मालिक भी लगा। लेकिन एक बात जो कि तू थी कि दिल की गहराइयों में जो बात पत्थर की तरह बैठ जाती, कभी मुंह पर ना आती। वरगलाना, उकसाना, तेज दिलाना सब बेकार रहते। वो गुमसुम बैठा रहता, झूठ में मुस्कुराने की कोशिश करता, मगर तह बैठी बात बाहर ना आती। शिकागो में हमारी ज़िंदगी 1.5 साल दुरुस्त चली। इसके बाद पता नहीं क्यों जवाद का ज़मीर जाग उठा। वो लाहौर अपनी माँ के पास जाना चाहता था। इधर मुझे शिकागो की ज़िंदगी रास आ गई थी। एक रोज़ हम चिड़ियाघर देखने गए तो वो अंदर जाकर बेंच पर बैठ गया। थक गए? मैंने सवाल किया। नहीं फिर? तुम अंदर से देखो, मैंने कई दफ़ा देखा है। डॉल्फिन को देखकर चलते हैं, आओ ना। नहीं, तुम डॉल्फिन को देखाओ, मुझे वो कशिश नहीं करती। मैं भी बेंच पर बैठ गई। वो दो अमेरिकन ताजुब से मेरा लिबास देखते हुए करीब से गुजर गए। हम दोनों खामोशी से लान पर चक्कर लगाने वाले फवारे को देखने लगे। बड़ी देर बाद वो बोला, अम्मी के साथ ये बड़ी जाती है, आप तो उन्हें साथ लाने को तैयार थे, वो खुद ही नहीं आई। नहीं, उन्हें लाइफ पैटर्न बदलने की ज़रूरत है आयशा। सारी ज़िंदगी उन्होंने बड़े रंज उठाया, अब उनका क्लिनिक उनके पास है, वो भी छुड़ा दूँ? यानी मैंने उनका दिल दुखाने का ठेका लिया है। ये हमारी पहली झड़प थी। चिड़ियाघर देखे बगैर हम घर वापस आ गए। जवाद अपनी माँ की वजह से बड़े कॉम्प्लेक्स का शिकार था। अंदर ही अंदर हर खुशी पर वो खुद को मुजरिम सा महसूस करता, जैसे अपनी माँ की बेवगी, तन्हाई और बेचारगी का खुद जिम्मेदार था। मुझसे भी इसका रवैया वालेहाना कम, सोचा समझा ज़्यादा था। मुझे उसके इस अंदाज से बड़ी चिढ़ थी। कभी कभी यूँ लगता जैसे वो मुझे मेरी उम्र का एहसास दिला रहा है। कभी महसूस होता वो मुझ पर अपनी माँ का रोल फिट कर रहा है। मेरा मसला शादी था, जवाद का मसला मोहब्बत था। मेरा जी चाहता था वो जवाद बिला शिरकत गैर मेरी मलकियत हो। वो जवाद आरज़ूमंद था कि वो जैसा भी ये तमाम खूबियाँ खराबियों समेत किसी की ख्वाहिशों का मरकज़ हो। वो टोपी वाले बुरके का तहफ़्फ़ुज़ चाहता था। इस जंग के बाद बड़ी जल्द शिकागो में हमारी मामूल की ज़िंदगी को झटका लगा। इस रोज़ अस्पताल से लौटी तो जवाद बिस्तर पर बैठा ब्रीफ केस में से पासपोर्ट निकाल कर देख रहा था। क्या हुआ? अम्मी को हार्ट अटैक हुआ, हम लाहौर जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, मैं तो इस हालत में सफ़र नहीं कर सकती। तो तुम बाद में आ जाना, मैं तो फ़ौरन चला जाऊँगा। अब गुफ्तगू की जंग शुरू हुई। तुम मुझे इस हालत में एक अजनबी मुल्क में छोड़कर चले जाओगे? बच्चा फितरी हालत में, डॉक्टर ने मुझे बताया नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब तुम आराम से आना चाहो आ जाना, वहाँ भी बहुत काबिल डॉक्टर हैं। बड़ी देर तक हम दोनों उल्टे सीधे अंदाज में झगड़ते रहे, फिर जवाद लाजवाब हो गया। मैं अपने तय जंग भी जीत गई। वो लाहौर चला गया। मैं शिकागो में इस वक्त तक रही जब तक अस्पताल से खाली हाथ ना लौटी। पता नहीं अंदरूनी गुस्सा हो सकता था, या हो सकता है मैं अकेली काफ़ी आराम ना कर सकी, लेकिन बच्चा ज़ाया हो जाने के बाद पता नहीं क्यों हमारे रास्ते अलहदा हो गए। मैंने बगैर तनख्वाह के लंबी छुट्टी ले रखी थी। मैं वापस अपने कॉलेज चली गई। जवाद ने मुझे लाहौर ले जाने की एक बार कमज़ोर सी कोशिश की, लेकिन मैं डॉक्टर अम्मी के साथ रहने को तैयार ना थी। गालिबन जवाद के भी मुझे पूरे दिल से खुशामदीद नहीं करना चाहती थी, और जवाद की हर पेशकश फ़कत खाना पूरी अपने ज़मीर की लान तान से बचने के लिए थी। इस तरह पहले तो हमारी अलहदगी हुई, फिर जवाद ने मुझे तलाक भिजवा दी। सर्विस के बाकी साल मैंने एक इल्ज़ाम के सहारे ज़िंदगी बसर की कि अगर जवाद तब लाहौर ना जाता तो मेरा बच्चा ज़िंदा होता। अगर जवाद में तलाक ना देता तो मेरी ज़िंदगी इस कदर बाँझ ना होती। मैंने दूसरों का तर्ज बटोर बटोर ऐसा ख़जाना जमा कर लिया जिसने मुझे मोहब्बत की कमी का शदीद एहसास ना होने दिया। खुद तरसी और ख़ुद को बरहक समझने का आर्ज़ा मेरी मजबूती का बायस बना। मैं इर्द गिर्द के लोगों में ताज़ीम के मकाम पर चढ़ने लगी। अब एहसास होता है कि कुछ लोगों में मजलूम बने रहने, कश्ता ज़माना, रांदा दरगाह, निशाना आसमान होने की बहुत सलाहियत होती है। इनके किरदार ही में कुछ ऐसी खूबी होती है कि कुछ देर तक मस्बत नहीं रह सकते, खुशी मना नहीं सकते, ना मनाने वालों से इनका रब्ता बाकी रहता है। ऐसे सोगवार सिर्फ आराम कुर्सी में बैठकर अपने ज़ख्मों को कुरेदते, सलाते, चाटते, झूलते रहते हैं। जवाद से बिछड़कर मैंने किसी से नए रास्ते की तलाश न की। मेरा करियर और ज़ख्म मेरे लिए काफ़ी थे, लेकिन आज करियर का सहारा ख़त्म हुआ। ज़ख्म भी वक्त ने कहीं अंदर ही अंदर मुंदमिल कर दिए। पीली वैन अब भी आ जा रही थी। सामान की शक्ल अब बच्चे कुछ किसी हो गई थी। गमले, हमाम, गठरियाँ, पायदान, पीढ़ियाँ और ऐसी चीज़ें आखिरी फेरे में जा रही थी। मेरे पास कुछ माह पहले इख्तियार था। सर्विस के सालों में मेरे पास साहिब हैसियत लोगों की बेटियाँ पढ़ती रही हैं। मैं चाहती तो अभी कुछ और साल तोसी के मज़े ले सकती थी, लेकिन अचानक ये फैसला भी खुद ब खुद हो गया। कुछ मदद हुई। एक दिन जवाद अपनी बेटी को लेकर मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। नीली आंखों वाली लड़की हैरतअंगेज़ हद तक अमेरिका के सदर बुश की हमशक्ल थी। जब वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठा तो उसकी दाढ़ी गोद में पड़ रही थी। इसने बड़ी देर ऐनक साफ़ करने में लगा दी। मुझे पूरा यकीन है सब वक्फे में वो सारी बातें जो उसके लबों पर आ रही थी उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा था। ये मेरी आयशा है, तुम्हारी हम नाम, इसका मेरिट कुछ अच्छा नहीं, लेकिन इसे दाखिल कर लो। मैं इसे बताना चाहती थी कि दाखिले ख़त्म हुए 2 महीने हो चुके, लेकिन मैं चुप रही। ये यहाँ अपनी दादी के पास रहेगी। मैं नहीं चाहता इस उम्र में वो तनहा रहे। इनकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। और तुम कहाँ रहते हो जवाद? मैं तो जद्दा में हूँ, 4 बच्चे हैं, सबसे बड़ी है। बड़े गुस्से के साथ मैंने कहा, तुमने बुलाकर अपनी माँ का साथ भी ना दिया। वो देर तक टिश्यू से अपनी आंखें और ऐनक साफ करता रहा। गोद में पड़ी इसकी दाढ़ी पंखे की हवा से हिलती रही। कहीं से एक बुरिया कमरे में आ गया और शीशे और पंखे के दरमियान उड़ाने लगाने लगा। मैंने सबक सीख लिया है कि इंसान 2 किश्तियों का सवार नहीं हो सकता। बड़ी कोशिश की कि हम यहीं लाहौर में रहें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। गालिबन जुल्म भी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है, करना पड़ता है। जवाद अभी तक एहसास जुर्म में मुब्तला डानवा डोल बैठा था। अब वो बेटी से मुखातिब हुआ। आयशा,
बेटा हम लोग मैडम के पड़ोसी हुआ करते थे, उन्होंने एजुकेशन की इस कदर खिदमत की है कि उन्हें नेशनल हीरोज़ में शुमार करना चाहिए। तो मैं जो कुछ पूछना हो, जो प्रॉब्लम हो, बिला झिझक उनके पास आ जाना। मैं छोटी आयशा को दाखिल करना नहीं चाहती थी। इधर जवाब बड़ी देर बाद मिला था, इसका सब कुछ बदल चुका था, मगर मुस्कुराहट अब भी वैसी ही थी। बदल नखास्ता मैंने आयशा को बताया कि जाकर क्लर्क से फॉर्म ले आया। वो सदर बुश की तरह रूखी झूठी मुस्कुराहट के साथ चली गई। इसके बाद मैंने लफ्ज़ों की जंग जारी कर दी। जवाद ने हर इल्ज़ाम, हर बात का जवाब आदि मुजरिम की तरह सब कुछ कबूल करके दे दिया। हमेशा की तरह वो लाजवाब होकर हार गया। इस बार मैं इसके हार जाने पर उदास हो गई और मक्खी मार से बरिए को मारने की कोशिश करने लगी। उसे मार कर क्या करोगी आयशा? खिड़की खोल दो, खुद ही चला जाएगा। यह कहकर वो उठ खड़ा हुआ। पता नहीं ये उम्र ही ऐसी है, सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होने की लानत है। पता नहीं एहसास जुर्म है, कुछ तो है आयशा, अब जीने को दिल नहीं चाहता। इसीलिए मैं बेटी को तुम्हारे कॉलेज में दाखिल कराने लाया हूँ। कभी कभी इससे मिलने आऊँगा तो तुमसे भी मिल लूँगा। शायद तुम ही मेरी ज़िंदगी में कोई दिया जला सको। लंबी दाढ़ी के बावजूद अभी तक मोहब्बत इसका मसला था और रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़ी एक मैं थी जिसमें गुलबर का घर बसाने की ख्वाहिश अभी तक मौजूद थी। वो ऐनक साफ करता हुआ कमरे से चला गया और उसी रोज़ मैंने रिटायरमेंट से पहले तवील छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त भेज दी। कुछ देर हुई, वैन का आखिरी फेरा गया है। मेरी सफ़ेद सुजुकी पर ड्राइवर कपड़ा फेर रहा है। 3 लड़कियां लंबे सुनहरी हाल लिए मेरे पास आई हैं। इनमें से एक छोटी आयशा भी थी। जाते हुए इसने मुझसे फिर पूछा, मैडम अब तो सद्दाम बिल्कुल ही अहमक लगने लगा है, बताइए ना ऐसा क्यों है? वो हीरो से विलन क्यों बन गया? हम तीसरी दुनिया की मुस्लिम आबादी किसको हीरो समझें? बुश को कि सद्दाम को? सद्दाम ने तो एक छोटी सी झड़प भी ना की, फिर वो उम्मुल महारिब क्यों पुकारता रहा? मेरा तो आइडियल था वो। मैडम कभी कभी रात को मुझे रोना आ जाता है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तारीख पढ़ाने वाले तो हमेशा हार जीत ही से फैसले करते हैं। मैं उसे कैसे कह सकती थी? वो अहले दर जो करबला की रवायत से वाबस्ते हैं, अपने मशाहिर को कभी हार जीत की तराजू में नहीं तोलते। इनके लिए हीरोज़ की पहचान का कुछ और मयार होता है। लेकिन इस अहद में बच्चों से इतनी गैर साइंसी और ऐसी गैर तरक्की याफ्ता बात करने का फ़ायदा। अफसाने का अख्ताम।